आज माननीय मंत्री जी का जो आने का कार्यक्रम है वो इसी तरीके से पूरे भारतवर्ष में कार्यक्रम हो रहे हैं। पूरे भारतवर्ष में इसी तरीके से जो केंद्रीय मंत्री लोग हैं वो पूरे भारत का भ्रमण कर रहे हैं, तमाम लोकसभाओं में वो जा रहे हैं। लोकसभा के हर क्षेत्र में, हर विधानसभा में इसी तरीके से केंद्रीय मंत्री या जिनके पास प्रभार है, मंत्रियों के पास, उत्तर प्रदेश के मंत्री है, वो लोग जा रहे हैं। आज वो पब्लिक से जो अच्छे विशिष्ट महानुभाव हैं, उन लोगों से जो जानकार हैं, जागरूक हैं, जो सरकार की नीतियों को पढ़ते हैं, समझते हैं, उस पर अपने विचार रखते हैं, उन लोगों से सीधा मंत्री जी आज संवाद करेंगे। आने के बाद माल्यार्पण होगा, दीप प्रज्वलित के बाद, उसके बाद वो सीधा संवाद करेंगे। संवाद के बाद वो फुटबॉल खेलेंगे। फुटबॉल के बाद वृक्षारोपण होगा। वृक्षारोपण के बाद वो रंगोली का उद्घाटन करेंगे। उसके बाद उनके जलपान की व्यवस्था है और फिर वो बदायूं को संबल को वो प्रस्थान करेंगे। सर, यहाँ का एक बेसिक प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो यूथ है वो यहाँ नहीं दिख रहा है क्योंकि लैक ऑफ इंडस्ट्री, लैक ऑफ जॉब एम्प्लॉयमेंट और हम जैसे बुजुर्ग लोग अपने बच्चों को चाहते हैं यहाँ रुक जाए, ऐसी है क्योंकि वो मेट्रो सिटीज में भाग रहे हैं। आई वुड से कि यहाँ पर हम सरकारी नौकरी ये मैं समझ हुआ है लखनऊ में और बहुत भारी मात्रा में उससे निवेश हुआ है, बाहर की कंपनियों से भी, यहाँ की इंडस्ट्री से भी। मुरादाबाद की से न मालूम 33,000 जो कि सरकारी बजट था उससे ज़्यादा इंडस्ट्री का निवेश होने वाला है। लेकिन अब चूंकि वो क्रम शुरू हो गया है, गाड़ी चल पड़ी अब उसको धीरे धीरे उसका परिणाम आएंगे। अब ये जब भी इंडस्ट्री लगेगी तो रोजगार बढ़ेंगे। अब सरकारी स्तर पर भी, अब बैठे मैडम, सरकारी स्तर पर भी अब ये जो एयरपोर्ट दुगने हो गए, आखिर यहाँ पर क्रू भी होगा, यहाँ मैनेजर भी होंगे, ग्राउंड स्टाफ भी होगा। इसी प्रकार हमारी PMGSY की सड़कें पहले केवल 4.25 लाख किलोमीटर तक बनी, अब बढ़ करके लगभग 8 लाख किलोमीटर। तो इन सड़कों में सुपरवाइजर भी होंगे, इंजीनियर भी होंगे, यानी जो इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रगति हो रही है। और यहाँ पर भी अभी सैनी जी बता रहे थे कि आपका नया हाईवे बन गया, आपका पास हो गया। तो नहीं चलिए वो उसमें ना उलझे, लेकिन जो भी बन रहा है उसमें भी तो रोजगार ही जनरेट होगा। तो आपका कहना ठीक है, उस परिस्थिति को भी बदलने का काम। ये जो स्टार्टअप की बात हुई है, इसको पहले तो कभी किसी को कंसेप्ट ही नहीं था। और दूसरी बात और है, थोड़ी हमें भी जागरूकता करनी है, हमारे बच्चों को भी करनी है, क्योंकि ये जो स्टार्टअप की अब मुहिम शुरू हुई है, ये बी टाउन्स तक पहुँच गई है। गाँव में एग्री टेक स्टार्टअप एक होता है कि अरोमा से, और ये जो अतर बनते हैं लेवेंडर के परफ्यूम इत्यादि, 3000 बालक, छोटा एक बिल्कुल छोटा सा कस्बा है भद्रवा। मन की बात में मोदी जी ने बात भी की, कोई इत्तेफाक से मेरे क्षेत्र में आता है, जिला डोडा। 3000 बच्चे उसमें जुड़ गए। बहुत ज़्यादा पढ़ाई की जरूरत नहीं, मुझे लगता है उनमें से कोई ग्रेजुएट भी नहीं है। सरकार उनको तकनीकी सहायता भी देती है, आर्थिक सहायता भी देती है, और उसके प्रोडक्ट बनाने के लिए भी। और जो लेवेंडर की खेती बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा सिंचाई नहीं चाहिए, बंदर उसको पसंद नहीं करता खाना, और उसके प्रोडक्ट मार्केट तक ले जाने की व्यवस्था सरकार ने की है। एक शीशी 15-15 हज़ार रुपए की। और दूसरे दिन वो बालक आए, कोई चाहे, मैंने कहा भैया अब तो तुम खुश हो, काम धंधा चल रहा है। कहना सर नहीं, एक और निवेदन है। मैं क्या कि चीन का माल बंद करो, जैसे आप कह रही है ना, तो बाहर जाना। तो मैं तुम्हें चीन से क्या लेते हैं, तो अपना साहब चीन वाले इसी शीशी को 10,000 में बेचते हैं, तो हमारी कीमत घट जाती है। यानी उस तक उनकी सोच पहुंची। यानी हम अगर अपने आप को करें, अब थोड़ा कहना ठीक है, जब बड़ी इंडस्ट्री लगेगी तो बहुत बड़ी मात्रा में एक साथ रोजगार होगा, लेकिन छोटे छोटे रोजगार उपलब्ध करवाने की व्यवस्था हो चुकी है। हमें उसकी जानकारी का अभाव है अभी तक। सर, ऐसा भी मेरी सोच है कि हम अपने छोटे शहरों को खूबसूरत बना के, जैसे ऑडिटोरियम है, स्टेडियम्स हैं, पार्क्स हैं, अगर हम लोग एज अ गवर्नमेंट इन सब चीज़ों को अगर हम प्रमोट करते हैं तो हमारा यूथ यहाँ रह के भी मतलब उसको एनवायरमेंट अच्छा मिलता है। कम से कम वो फ्लाईओवर के चक्कर में 2 घंटे फाटक पे नहीं खड़ा है, उसको ये पता है कि हम तुरंत जाएंगे। ये आप बिल्कुल बात ठीक कह रहे हैं, तभी तो आपसे हम संबोधित हैं कि जाके समाज में आप ये संदेश पहुँचाएं। लेकिन सब काम सरकार पे नहीं छोड़ना। देखिए जो 5 दिए प्राण मोदी जी ने, उसमें आखिरी क्या था, नागरिक की जिम्मेवारी, नागरिक का कर्तव्य। वो भी तो पहला है कि अपनी मानसिकता से
गुलामी हटानी, दूसरा है कि अपनी विरासत को नहीं भूलना, तीसरा कि एकता के साथ काम करना, चौथा है कि विकास, और पांचवा ये है कि नागरिक को भी समझाना कि तेरा भी रहते हैं। तो मैं समझता हूँ, और वो गंभीर अगर सीरियस नोट पे बात करो तो आजकल प्राइवेट पब्लिक पार्टिसिपेशन का ज़माना आ गया। तो कुछ इस तरह से की जाए, वो सरकार को कहे कि इतना सारा कोई एक साथ बना दो तो उतना तो बजट नहीं रहेगा, लेकिन कोई इंडस्ट्री के कोई साहूकार लोग, जैसे पुराने ज़माने में हुआ करता था, टाटा बिरला भी तो बनाते थे, शिक्षा संस्थान भी बनाते थे, बजाय वो बड़ी बड़ी और खर्चा करने के अगर इस तरह लगे तो यहाँ उनको मोटिवेट कर सकते हैं कि साहब कुछ पैसा सरकार लगाएगी, कुछ आप लगाए, क्यों ना एक अच्छा संस्थान बन जाए। उनको भी जा करके हम ही समझा सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, जो आप जैसे प्रभावी लोग। सरकार काम बहुत अच्छे कर रही है, बेशक इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है नीचे लेवल पर वो प्रॉपरली नहीं हो रहा है। इसके दो उदाहरण सर मैं दूंगा आपको, और आपसे निवेदन करूंगा कि आप उच्च सत्ता में बैठे हुए हैं और आपसे शिकायत करने का मतलब कि बात ऊपर तक पहुंच गई। सर पहला तो जो आयुष्मान कार्ड के जो सुविधा जो लोगों को दी गई है उसका कोई प्रॉपर उसका कोई वो नहीं है। अभी पीछे समाचार पत्रों में आया था कि एक डॉक्टर के घर के 3-4 आयुष्मान कार्ड बने हुए हैं और एक गरीब आदमी का आयुष्मान कार्ड नहीं बन पाता है क्योंकि उसके पास अंत्योदय कार्ड नहीं है। मैं एक बहुत साधारण व्यक्ति हूँ, मेरी 5 लाख खर्च करने की हैसियत नहीं है, मगर मेरा नहीं बन सकता क्योंकि मेरे पास अंत्योदय कार्ड नहीं, और किसी के घर में 5-5 बने हुए हैं जो बहुत रईस लोग हैं। तो ये थोड़ी सी आपसे शिकायत है। और दूसरी एक शिकायत है, ये जो आवास वाली जो योजना है, जो 2.5 लाख रुपये गरीबों को मिल रहे हैं, इसमें भी कई लोग ऐसे हैं जो 2.5 लाख रुपये ले रहे हैं मगर संबंधित अधिकारी 50,000 रुपये उनसे नहीं है। मेरे घर में एक काम करती है मेड, उसको मैंने कहा माँ आपको पैसे मिले, तेरे यहाँ 2.5 लाख में मिले, 50,000 रुपये अधिकारी ले लिए। तो सर ये आपसे निवेदन है कि इस चीज़ पे ध्यान दें। ये जो आपने बातें कही है, इन्हीं का समाधान करने के लिए हम सब एकत्रित हुए। इसमें मोदी जी कुछ नहीं कर पाएंगे। ये जो नीचे के स्तर का जो भ्रष्टाचार है, जो नीचे के स्तर का भ्रष्टाचार है, ये जो पुरानी आदतें बिगड़ी हैं, अब वो सुधरने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन वो सुधारने का काम हम सबका है। अब नहीं, डंडा नहीं है। अब देखिए, जिसने 50,000 मांगा उसका किसी ने FIR किया, किसी ने शिकायत की दरोगा के पास, क्यों नहीं की केस आपने? हाँ, तो बस फिर अगर हम ये सोचेंगे तो कैसे करेंगे? अब हम दूसरे का कंधा ढूंढेंगे बंदूक चलाने के, तो वो तो मुश्किल हो जाएगी। एक मिनट, मैं समझ नहीं, हम कर सकते हैं ना, आप कर सकते हैं ना उसके भी यहाँ पर, अगर आप जागरूक हैं। ये इसीलिए यही तो है नागरिक कर्तव्य। ये जो नीचे के स्तर पर, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि बड़ी बढ़िया से बढ़िया स्कीम है। अगर वो बेचारा 5 लाख की स्कीम में से भी वो कहता है 50,000 मुझे दो, अब वो तो उन दोनों के बीच में हो गया ना, उसमें तो ना सरकार ने देखा। लेकिन अगर आपने देखा तो आप क्या बोले, हम भी गुड़ 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 करके निकल गए, तो वो दिक्कत आ रही है। थोड़ा सा हमको भी निष्ठा के साथ काम करना होगा। और मैं समझता हूँ आपकी मजबूरी, जैसे मैडम कहती है वही रह रहा है, लेकिन धीरे धीरे उसमें बदलाव आएगा। हम इसमें युवाओं को अपने साथ इन्वॉल्व करें। हमारे 70% युवा है और बड़े जागरूक युवा हैं, और बड़े अगली पीढ़ी बड़ी निष्ठावान है, वेल इन्फॉर्म्ड है, ऐसा नहीं है। लेकिन धीरे धीरे देखिए, कहते हैं संस्कार बदलने में 3 पीढ़ियाँ लगती हैं, तो ये बदलेगा, ऐसा नहीं है 1 पीढ़ी लग जाएगी। लेकिन कम से कम इतनी अच्छी स्कीमें तो है। अच्छा, ये आवास योजना का ये है, आपको सतपाल जी बताएंगे, अभी ये बंद नहीं हुई है, अभी चल रही है। बाकी अगर कोई बीच में भ्रष्टाचार कर रहा है तो उसकी रिपोर्ट होनी चाहिए, तो उसका समाधान मिलेगा। आप लोग प्रश्न थे, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। ये नहीं आ जाए, सबकी जानकारी में आ जाए। आपने कहा कि आयुष्मान भारत योजना, ये भारत सरकार ने 2018 में प्रारंभ किया, बहुत अच्छी व्यवस्था करी, लेकिन शायद उसका पालन करते तो ये खामी जो है वो खामी भी नहीं आती। लेकिन हमने अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया। क्या नहीं किया? मेरा नाम प्रचलित है आलोचना करने में भी, तो उससे मैं घबराता नहीं हूँ। हमने अपने दायित्व का पालन नहीं किया। 2018 में प्रारंभ हुई तो भारत सरकार ने वो सूची सभी CMO के पास भेजी, 2011 की सर्वे के अनुसार जो पात्र व्यक्ति थे, और वो सूची CMO के पास भेज के सभी ग्राम पंचायतों में भेजी, सभी ब्लॉकों में भेजी। उनका काम किया था एक तारीख निश्चित करी ऊपर से, बिल्कुल उस तारीख में ग्राम सभा की खुली बैठक करके उस सूची को पढ़ना था। और उसमें करना क्या था कि जो सूची में सर्वे में नाम आए हैं, अगर वो कहीं बाहर जाकर दूसरे प्रदेश में रहने लगा, दूसरे जिले में, तो उसका नाम काटना था।
कोई छूट गया है तो जितने नाम कटे हैं वो ऐड करके भेजना था, जिससे कि अगले साल की सूची में वो ऐड हो सके। ये काम कुछ ग्राम पंचायतों में किया, मैंने मॉनिटरिंग करी, मैंने खुद भाषण में भी बोला, और मैं भी ग्राम पंचायतों में गया तो कुछ ने करा थोड़ा बहुत, कुछ ने बिल्कुल खोल के भी नहीं देखी, वापिस वो रिटर्न ऐसी चली गई। तो एक तो कुछ खामियां जो उसमें थी बाहर चले गए, कुछ नहीं जुड़ पाए, तो ये खामियां इसने तरह थे। भारत सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्था करी। दूसरा जो आप कह रहे हो कि कोई छूट भी गया है, माननीय मुख्यमंत्री ने बहुत अच्छी व्यवस्था करी है। आयुष्मान भारत योजना के छोड़ मुख्यमंत्री आरोग्य योजना एक चला रखी है। कोई वंचित रह गया है तो ऑनलाइन उस पर आवेदन कर सकता है, उसकी जांच होने के बाद उसका नाम हो सकता है, तो 5 लाख रुपए का लाभ उसको भी मिल जाएगा। तो एक तो ये, अब जैसे प्रधानमंत्री आवास, उस पर भी आता हूं मैं। प्रधानमंत्री आवास योजना है वो सीधी ऑनलाइन है। जिसका आवास स्वीकृत, वो भी 2011 की सूची के अनुसार है, जिसका आवास स्वीकृत हुआ उसके ऑनलाइन है, खाते में आते हैं पैसे। अगर वो खाते में आए और वही निकाल के आपको पैसे दे रहा, आप मांग रहे हो ग्राम प्रधानों कोई के 20,000 50,000 रुपए, तो वो तो उसी की गलती है। भारत सरकार ने तो अच्छी योजना चलाई, पारदर्शिता, उसके खाते में आते हैं, चाहे ग्रामीण क्षेत्र में हो या उसमें हो, ये गलती उसकी है। हम जागरूक करें, बुद्धिजीवी वर्ग, यही तो अपेक्षा भाजपा ने की है, यही मेरा निवेदन आप लोगों से किया है। अगर आप जागरूक हो जाए तो बिचौलगिरी ये नहीं कर पाएगा। बिचौलिए को दूर करने के लिए ऑनलाइन लाया, आपने बिचौलिए को ऑनलाइन का हिस्सा बना लिया, तो क्या? दूसरा एक उदाहरण मैडम, और एक उदाहरण मैं दूं। रात्रि चौपाल में 2018 में रात्रि चौपाल का भी भाजपा का एक कार्यक्रम आया था, तो मैं कुंदरकी ब्लॉक में एक सराय ज्वालापुरी गांव है, उस गांव में रात्रि चौपाल, मेरे साथ तहसीलदार भी थे, एसडीएम भी थे, बीडीओ भी थे, उसमें रात्रि चौपाल लगाई। आपके चंदोसी में भी कई गांव में लगाई, सोली में भी। तो उस गांव में जब गए, आवास के मालिक एक विधवा महिला थी, उसका आवास, तो वहां के ग्राम प्रधान ने 50,000 रुपये उससे ले लिए आवास। ना तो ग्राम प्रधान इसमें कुछ कर सकता, ना कुछ कर सकता, क्यों, तो ऑनलाइन है व्यवस्था है, लेकिन फिर भी उसने बेवकूफ बनाकर 50,000 रुपये ले लिए। उस महिला ने, रात्रि चौपाल ने कहा कि 50,000 रुपये मेरे ग्राम प्रधान ले लिए और अभी तक आवास नहीं बना। तो इस नाते जब उससे पूछा गया तो उसने स्वीकार किया। तभी आईडीएम ने कहा वहां के लोगों ने कि तेरे खिलाफ FIR कर दें, जेल बंद करा दें, या तो शुरू कर दें, और उसका आवास। तो उन्होंने सुबह ही उस ग्राम प्रधान ने 50,000 रुपये रिटर्न कर दिए। एक जो बता रहे हो खामी, एक अभी मेरे पास शिकायत आई, वो जमालपुर गांव, बिलारी विधानसभा का गांव है। एक किसी अधिकारी ने, किसी ने पैसे लेकर वहां के ग्राम प्रधान ने कि तेरा आवास बनवा देंगे, जबकि उसका सूची में नाम नहीं था। पैसे ले लिए, सूची में नाम नहीं, उसने अपने आधार पर जोड़ के उससे पैसे ले लिए, लेकिन वो नाम ही नहीं है, बन नहीं सकता, तो पैसे लेके भी उसको रिटर्न करने पड़े। जमालपुर गांव की अभी घटना। तो हम सबको जागरूक होना पड़ेगा। भारत सरकार की योजना मोदी जी जितना कर सकते थे, जब 2014 में सरकार बनी थी केंद्र की, तो मात्र 14 योजनाएं थी ऑनलाइन, और अब 400 से ज्यादा ऑनलाइन योजना, ये भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए। लेकिन हम सबको भी जागरूक होने की आवश्यकता है। बहुत अच्छी योजना, आप जागरूक हो जाएगा, कोई परिंदा पर नहीं मार सकता। धन्यवाद। माननीय मंत्री जी, 3 लाइन के पार पड़ती है। कहते हैं कि एक किस्त आ भी चुकी है ओवरब्रिज के लिए, लेकिन पता नहीं, पास भी हो चुका है। लेकिन हम जब जनता के बीच जाते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, ये पुल पर खड़े होते हैं, तो लोगों से हमें जना क्या क्या सुनना पड़ता है कि आखिरकार कोई किस्त आई तो कहाँ आई, कहाँ रुक गई, और आ गई तो हमारा काम क्यों नहीं चालू हो रहा, हम क्यों त्रस्त हैं। मैं ज्यादा ना कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। माननीय मंत्री जी, 9 करोड़ रुपए वापस आ चुका है। एक मिनट भाई साहब, बहुत अच्छी बात की आपने, इसका समाधान भी दे देते तो अच्छा था। समाधान तो आप लोगों को जैसे आप लोगों के लिए इतने लंबी 1 घंटा लग गया ये समझाने के लिए कि सभी हर नागरिक को अपना दायित्व निभाना होगा, तभी काम बनेगा। अरे हम बताएं, हम अच्छा हम क्या करें, ये बता दो। हमारी अपेक्षा ये है, जो संबंधित विभाग है या संबंधित अधिकारी है, अगर आपके सामने भ्रष्टाचार हो रहा है, आप आंख बंद करके बैठे हैं, तो कसूरवार। मैंने कहा अभी एक निवेदन किया, मैंने प्रैक्टिकल अलग है, हम बोल तो कर रहे हैं। प्रैक्टिकल ये है कि अगर सुनकर खुद आवाज उठाती है, हम लोग संघर्ष करते हैं, तो कहीं तो लाभ हो जाता है, लेकिन कहीं हमें बात यह है कि हमें आवाज उठानी चाहिए कि नहीं।
आवाज उठानी चाहिए कि नहीं? आवाज उठानी चाहिए सर। हाँ। धन्यवाद आदरणीय केंद्रीय मंत्री जी, आपके लिए सर्वप्रथम मैं प्रधानमंत्री जी के लिए यहाँ चंदौसी की जनता की तरफ से ये आभार कहना चाहता हूँ। माननीय मंत्री जी इधर ध्यान दें कृपया। केंद्रीय मंत्री जी कि दो योजनाएं जिनके लिए मैं 30-35 वर्ष लड़ा, आर्थिक आधार पर आरक्षण और गरीबों के इलाज के लिए, ये 7 जून 2016 के लिए आदरणीय केंद्रीय मंत्री श्री रिजिजू जी के लिए मैंने प्रस्ताव दिया था संजीवनी पैलेस में, जो आपके प्रधानमंत्री और आपके कैबिनेट के द्वारा पास हुआ। पहले मेरा आभार आपकी पूरी कैबिनेट के लिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए, और विश्व के पटल पर बिग बॉस की तरह जो उभरे हैं उसके लिए मेरा बहुत बहुत आभार आप सबका। इसी तरह कार्य करिए। लेकिन कुछ समस्याएं हैं जो अभी माननीय लोगों ने उठाई, अभी समस्या नहीं उठाई है मैंने। समस्या है इस प्रदेश के अंदर आवारा पशुओं की। उसमें आवारा में पशुओं को नहीं कहता, नंदी बाबा उन्होंने जट मुझी में मार दी। गौशालाएं सही संचालित नहीं हो रही, ये समस्या। दूसरी समस्या, कल विश्व तंबाकू दिवस था, मैं सड़क पर चलता हूँ, समाज सेवा घर में बैठ के नहीं करता। मेरा नाम कवि माधव मिश्र है। सड़क पर चलकर लोग मुझसे ये कहते हैं कि आप हमसे छुड़वाना चाहते हैं, कंपनी क्यों नहीं बंद करा देते? ये जो विज्ञापन चलते हैं IPL में अभी चला, ये तंबाकू का, गुटखे का, कृपया मेरा अनुरोध आपसे भी है, माननीय प्रधानमंत्री से है कि माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं, लेकिन इस नशा मुक्ति के लिए आवश्यक है कि कंपनियों पर किसी तरह आप रोक लगाएं कि ये नीचे तक युवाओं में ये गुटखे का जहर ना फैलने पाए। ये नशे का जहर, शराब का एक बच्चा पाउच ले लेता है, बड़ी आसानी से पी करके 16 वर्ष के बच्चे को लोग बहका देते हैं। तो मैं आपसे ये अनुरोध करूंगा, बकाया आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। केवल जो विशिष्ट अतिथि महानुभाव उस बजट में 750 करोड़ प्रावधान किया है। इसलिए क्या है कि जितने भी हमारे ब्लॉक उन धनराशि आएगी और वृद्धि वाली गौशालाएं, पशुशालाएं खुली जाएंगी। और बीट को जिम्मेदार बनाया है, अगर कहीं भी उसके ब्लॉक में गाय पशु गुजरते हुए घूमते हुए मिले तो उसकी जिम्मेदारी उनको ले जाकर यथोचित स्थान पर गौशाला में, पशुशाला में बांधे और उनको चारे वगैरह की व्यवस्था। तो बजट की व्यवस्था ये कर दी गई। दूसरे केंद्रों पर भी हर जिले में बड़ी बड़ी गौशालाएं बन रही हैं, तो उसके द्वारा भी ये काम हो रहा। दूसरा, किसी के पास कम बजट पड़ा है तो एक प्रावधान और किया कि मनरेगा का जो पैसा हर ब्लॉक में आता है ग्रामचा को, उस मनरेगा से भी गौशालाएं, पशुशालाएं बनाने का काम प्रारंभ है। मैंने बिलारी में एक मनरेगा से गौशाला बड़ी बनी है, उसका उद्घाटन भी मैंने बिलारी ब्लॉक में किया है। तीसरा काम बहुत बड़ा एक और किया, जो गंगा किनारे मैंने विषय रखा था मुख्यमंत्री से, उसको किया। गंगा किनारे बहुत सारा जंगल पड़ा है, तो उसमें भी वो खाली जो जंगल पड़ा है उसको भी गौशाला के लिए, व्रत बनाने के लिए कुछ में तारबंदी करके चारा बारा ये काम चल रहा है। लेकिन एकदम एक दिन में नहीं होगा, इस पर समाधान बहुत हो। कई ब्लॉकों में आपको एक भी गाय घूमती नहीं, बिजनौर में भी था, ये अमरोहा में बहुत बड़ा था। आप कुछ ब्लॉकों में देखो जाकर, ये कि गाय आपको घूमते हुए नहीं मिलेगा, क्योंकि बीट अलाउंस भी करा दिया और खुद वो घूम रहे हैं, कहीं हो तो उनको ले जाकर उस केंद्र पर। ये हो रहा है, तो धीरे धीरे होगा, बहुत काम हुए। अभी ये तो नहीं कह सकते कि सारा काम हो गया। मोदी जी ने क्या कहा, उदाहरण देना चाहता हूँ आपको। मोदी जी ने कहा कि हमारी सरकार कोई 10-5 वर्ष नहीं, आप लोग चाहोगे तो कम से कम 20-25 वर्ष चले। 2047 में जब भारत को 2070 वर्ष करना है, तो उसमें हम पूर्ण विकसित भारत करना है। जो जो चीज एक एक रह गई है उनका भी समाधान और संकल्प के साथ, ये आपका संकल्प नहीं है, ये देश का संकल्प नहीं है, ये भाजपा का संकल्प माननीय मोदी जी का संकल्प क्या है, और स्वयं उन्होंने जो संकल्प करे एक एक करके पूरा कर रहे हैं। मैंने अध्ययन पढ़ने की आदत है, और शुरू में जो हम जिलाध्यक्ष थे, जिले के महामंत्री थे, जिला कारवा था, तो तब भी हमने पढ़े हैं कि क्या संकल्प थे, उनको एक एक करके। आप सबको बहुत सारी चीजें पता है, अपेक्षाएं बहुत हैं निश्चित रूप से, लेकिन वो भी धीरे धीरे हम भी अपना संविधान भी जो अधिकार हमको दिया है उसी के साथ कर्तव्य भी दिए गए हैं कि संविधान के अधिकारों की अपेक्षा के साथ हम कर्तव्य निभाएंगे, तभी अधिकारों करेंगे तो हमारे निलंबित माने जाते हैं। संविधान में व्यवस्था ऐसी इसमें भी है, तो अपने कर्तव्यों के द्वारा बहुत सारी चीजें